आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंतर्गत तने में शाखन प्रारूप या ब्रांचिंग पैटर्न इन स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट है उसमें ब्रांचेस लगी हैं, शाखाएं लगी हुई हैं और हर शाखा का जो है लगने का तरीका, उसके विकसित होने का तरीका अलग अलग होता है किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज में। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांचिंग पैटर्न कहते हैं। अब जब हम ब्रांचिंग पैटर्न की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि हमारे आसपास जितने भी प्लांट हैं उनमें शाखाएं किस तरीके से निकलती हैं, किस तरीके से वो ग्रोथ होती है और उस ब्रांचिंग पैटर्न की वजह से उस स्पेसिफिक प्लांट को कौन सा आकार मिलता है, और इसके आधार पर जो है हम बात करते हैं जो है ब्रांचिंग पैटर्न इन स्टेम की। तो जब कभी भी हम ब्रांचिंग पैटर्न की बात करेंगे तो दो शब्द हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक तो ब्रांचिंग और पैटर्न। स्टेम के बारे में हम सब जानते हैं, बेसिक नॉलेज हमें पता है कि व्हाट इज स्टेम, जानते हैं ना कि स्टेम क्या होता है। ये हम 12th से 9th से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ब्रांचिंग और पैटर्न। ब्रांचिंग जैसे मैंने आपको कहा शाखाएं, अब शाखाएं का विकास किस तरह से होता है, इनका ओरिजिन किस तरह से होता है, और फिर उनका पैटर्न यानी कि उनका तने पर विन्यास किस तरीके से होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है और वही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि ब्रांचेस आती कहाँ से है, ओरिजिन इनका किस तरीके से होता है। तो शाखाओं की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, ओरिजिन ऑफ ब्रांचेस किस तरीके से होता है, ये हम जान लेते हैं। शाखाओं की उत्पत्ति कक्षीय कलिका से होती है। पत्तियों के अक्ष में पाए जाने वाला ऊतक मेरिस्टेमिक हो जाता है और एपिकल मेरिस्टेम से कंटिन्यूटी स्थापित करके बट के रूप में विकास कर लेता है और बाद में ये मेरिस्टेम अलग होकर मेरिस्टेम से अलग हो जाती है और डेवलप हो जाती है। और अब जो इसमें डिफरेंट तरह के जो है क्या होते हैं, डिवीज़न होते हैं, एक बिल्कुल मैच्योर हमें ब्रांच मिलती है। तो ये देखिए, ये कोई स्टेम है, इस स्टेम पर आपने देखा होगा इस तरह से स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, नोट कहलाती है। ये नोट है, इस तरह की नोट सभी जो है पूरे स्टेम पर होती हैं और इस नोट के बीच का जो हिस्सा होता है, दो नोट के बीच का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है इंटर नोट। अब क्या होता है, अब आप ध्यान से समझिए कि शाखा किस तरह से, और शाखा का जो है उत्पत्ति होती है, ये स्टेम है और इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये एपिकल बट कहलाता है। और ये वाला जो मैंने आपको कहा कि इस तरह से जो है नोट होती है और इस नोट के पास यहाँ पर जो है क्या पाई जाती है, एक्सिलरी बड। और इस एक्सिलरी बड से पहले लीफ निकलती है और फिर वो लीफ धीरे धीरे किस में विकसित हो जाती है, किसी भी ब्रांच में विकसित हो जाती है। तो क्या होता है कि एक्सिलरी बड जो है, ये जो एक्सिलरी बड होती है ये पूरा का पूरा जो है किसी भी ब्रांच के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होती है। और होता क्या, एक्सिलरी बड क्या है, ये एक्सिलरी बड है क्या, ये जो है अंडर डेवलप्ड स्टेम होता है। बड की पोजीशन के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट देते हैं। अगर ये टिप पर है तो एपिकल बड है और इस तरह से अगर नोट पर लगी हुई है तो ये क्या कहलाएगी, एक्सिलरी बड कहलाती है। और इसी से जो है आगे चलकर किसका निर्माण होता है, ब्रांचेस का निर्माण होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि शाखाओं की उत्पत्ति किस तरीके से होती है और इसकी उत्पत्ति होने के बाद जो इनका अरेंजमेंट होगा वो कहलाएगा ब्रांचिंग पैटर्न। अब हम जानेंगे कि वृक्षों में शाखित तने के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं वो है अचूड़ाक्ष या एक्सकरेंट टाइप। इसमें क्या होता है कि जो तने का बेस पार्ट होता है, जो आधार भाग होता है, वो मोटा हो जाता है और ऊपर की तरफ ये पतला होता जाता है। तने के चारों तरफ से शाखाएं निकलती हैं और निचली शाखाएं अधिक लंबी और शीर्ष की ओर होती जाती है। देखिए ये स्टेम है और इसके ऊपर क्या पाई जा रही है, एपिकल बड। अब इसमें होता क्या है, किसमें, एक्स करेंट टाइप जो तना होता है, जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होता है कि तने की जो हाइट बढ़ती है, जो बेस वाला पार्ट होता है वो तो मोटा रह जाता है और ऊपर वाला पतला होता जाता है। और इस जो स्टेम होता है इससे जो क्या निकलती हैं, उधर और वायवीय अक्ष से छोटी शाखाएं, हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग चारों तरफ निकल जाती हैं। और जो सबसे नीचे होगी वो शाखाएं कैसी होंगी, मैच्योर होंगी। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जाएंगे शाखाएं कैसी होती जाएंगी, सॉफ्ट होती जाएंगी, कोमल होती जाएंगी और यंग होती जाएंगी। और इस वजह से जो है प्लांट की आकृति कैसी हो जाती है, कोन शेप आकृति हो जाती है इस तरह की। और इसका उदाहरण है कैजुराइना या पॉलीएल्थिया भी इसका उदाहरण है। तो ये जो है पहला प्रकार है अचूड़ाक्ष या एक्सकरेंट टाइप।
अब दूसरा जो है अनब्रांच्ड या अशाखित, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्टेम में किसी तरह की ब्रांचिंग नहीं होगी। अशाखित स्टेम होगा, स्तंभाकार होगा और शीर्ष पर पत्तियों का गुच्छा पाया जाता है। इस तरह से ये देखिए, ये कोई प्लांट है जो कि अशाखित ब्रांच स्टेम, ब्रांचिंग किसकी क्या है इसकी, अशाखित है, कोई ब्रांचिंग नहीं है नीचे की तरफ स्टेम पर, सिर्फ ऊपर की तरफ जो है पत्तियों का गुच्छा पाया जाता है। बाकी अदरवाइज आपको यहाँ कोई ब्रांचिंग दिखाई नहीं देगी। और जैसे जैसे नई पत्तियाँ आती हैं वो जो है अपने जो है स्केयर्स छोड़ती जाती हैं स्टेम पर, तो आपको इस तरह से स्टेम पर लीफ स्केयर्स भी, परमानेंट लीफ स्केयर्स भी पाए जाते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है खजूर और नारियल। तो अब देखिए तीसरा लिनाक्ष प्रकार। अब क्या होता है लिनाक्ष प्रकार, इसमें तने भूमि से कुछ ऊंचाई तक तो शाखा रहित होते हैं और इसके बाद अनेक शाखाएं बन जाती हैं। इस कारण से मेन स्टेम दिखाई ही नहीं देता और जो लेटरल ब्रांचेज हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर देती हैं और पेड़ को गोलाकार आकृति प्रदान कर देती हैं। ये देखिए आप, ये हम सब ने बहुत देखा है, आम बरगद के नाम सामान्य रूप से पेड़ हर जगह पाए जाते हैं। आप देखेंगे कभी जब, अगर आपने अभी तक कभी गौर नहीं करा तो अब आप कभी देखें आम के और बरगद के पेड़ को, तो देखें कि उसका जो नीचे वाला जो स्टेम होता है कुछ भूमि तक तो आपने देखा होगा। अगर मान लो हम आम के या बरगद के पेड़ के नीचे खड़े तो एक मोटा सा स्टेम है जहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया वहाँ से जो लेटरल शाखा है उनकी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस वजह से जो मेन एक्सेस है, मेन स्टेम तो दिखाई ही नहीं देता और सारे के चारों तरफ जो है लेटरल ब्रांचेस दिखाई देती हैं और पूरे प्लांट को कैसा आकार दे देती हैं, गोलाकार आकार प्रदान करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैनोपी के बारे में पढ़ा था कि यहाँ से लेटरल ब्रांच की लेकर यहाँ तक जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा कैनोपी एरिया। तो नेचुरल है कि जब इनकी लेटरल ब्रांचेस अधिक होती है तो इन तरह की जो है आम और बरगद के प्लांट्स की कैनोपी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। थोड़ा सा रिकॉल करें आप कि अब जब हमने कैनोपी की बात करी थी तो वहाँ पर भी हमने ये देखा था कि लेटरल ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि मेन एक्सेस जो मेन स्टेम होता है ना वो तो छुप ही जाता है इस लेटरल ब्रांचिंग की बहुत ज़्यादा ग्रोथ के कारण। तो ये कौन सा है, लिनाक्ष। तो 3 हम पढ़ चुके हैं, अचूड़ाक्ष और अनब्रांच्ड और लिनाक्ष। अब क्या होता है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, तीनों हमने पढ़े तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि जितनी भी पार्श्व में पार्श्व कलिकाएं होती हैं उनकी एक्टिविटी के कारण जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें ब्रांचिंग होती है। अगर पार्श्व कलिकाओं की ब्रांचिंग नहीं होगी तो शाखन बहुत कम हो जाएगा। ये कलिकाएं एक्सिलरी होती हैं इसीलिए इसको एक्सिलरी ब्रांचिंग भी कह देते हैं। और इन पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता में कम या ज़्यादा के आधार पर हम शाखा को, तने को, ब्रांचिंग को कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। और ये देखिए किसके आधार पर करा है हमने ये कि जो इसके एक्सिलरी बड हो रही है उनकी सक्रियता कम या ज़्यादा है, उसके आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट देते हैं। पहला मोनोपोडियल ब्रांचिंग, ये असीमाक्षी, और दूसरा सिम्पोडियल या साइमोस। अब बात करेंगे हम इन दोनों चीज़ों की, किसकी, मोनोपोडियल ब्रांचिंग और सिम्पोडियल ब्रांचिंग की। तो पहले बात की जाएगी किसकी, मोनोपोडियल ब्रांचिंग। एक लाक्षी शाखन या असीमाक्षी रेसिमोस, नाम से ही आप पता चला सकते हैं असीमाक्षी, यानी कि जिसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, यानी कि जो एपिकल टर्मिनल बड होती है वो अनिश्चित काल तक सक्रिय रहती है, यानी कि कोई उसका टाइम पीरियड नहीं है कि 2 साल 4 साल वो ग्रोथ करेगी उसके बाद उसमें जो है एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए इसको असीमाक्ष, यानी कि काल की कोई सीमा नहीं है। तने में निरंतर वृद्धि होती है और सीधा अक्ष निर्मित हो जाता है जिसे पोडियम कहते हैं। लेटरल अक्ष से जो है पार्श्व कलिकाएं निकलती हैं और अग्राभिसारी क्रम में विकसित होती हैं और इसमें जो है स्टेम सिर्फ एक ही होता है, मेन एक्सिस एक ही होता है। तो ये जो है कौन सा है, एक लाक्षी शाखन है। और इसमें क्या होता है कि एक, क्यों हमने इसको कहा मोनोपोडियल, क्योंकि इसमें जो है एक्सिस सिंगल एक्स है, जो कि इसकी जो एपिकल सेल होती है वो लंबे समय तक काम करेगी, लंबे समय तक काम करेगी, डिवीज़न करेगी, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, एक लाक्षी शाखन या रेसिमोस या मोनोसरा। देखिए ये है ससीमाक्षी शाखन, सिम्पोडियल और साइमोस ब्रांचिंग। जैसा नाम से स्पष्ट है कि सीमा जो है, जो है पादप की शीर्षस्थ कलिका है उसकी एक्टिविटी कुछ निश्चित समय तक बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहेगी। जैसे जैसे पादप की वृद्धि होती है शीर्षस्थ कलिका की सक्रियता में कमी आ जाती है, पार्श्व कलिकाएं परिवर्तित हो जाती हैं। सीधी सी बात है कि जब एपिकल बड जो है
कम हो गई तो लेटरल ब्रांचिंग ज़्यादा काम में होने लगेंगी, और इस वजह से जब लेटरल ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी तो वृक्ष की आकृति गोलाकार या डोम शेप गहरीनाक्ष हो जाती है। और शीर्षस्थ कलिका क्योंकि उसकी एक्टिविटी कम हो रही है धीरे धीरे धीरे, तो वो एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही वो गायब हो जाती है एपिकल बड। और अब क्या होगा, ब्रांचिंग टोटली किस पे डिपेंड हो गई, पार्श्व कलिकाओं की। अब जितनी ज़्यादा जो है इन पार्श्व कलिकाओं की पार्श्व बड्स की सक्रियता रहेगी वो ही उनके ब्रांचिंग पैटर्न को डिसाइड करेगी, क्योंकि जो है एपिकल जो बड है वो तो कुछ समय बाद रुक गई। अब क्या होता है कि इनकी सक्रियता के आधार पर इस सिम्पोडियल ब्रांचिंग को जो मजबूती दे रहा है या उसकी जो ब्रांच के जो नंबर हो रहे हैं उसके आधार पर हम इसे अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। तो सबसे पहले है एकल शाखी सहसीमाक्षी यूनिपैरस साइमोस ब्रांचिंग। सीधी सी बात है कि शीर्षस्थ सिरे के नीचे एक शाखा ही विकसित होगी, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, एकल शाखा। दोनों और शाखाओं पर पत्तियां सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होती हैं। एक शीर्षस्थ सिरे के नीचे सिर्फ एक अक्ष होती है और इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अब एकल शाखी को भी हमने कितने भागों में बांट दिया, आगे 2 भागों में। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिम्पोडियल ब्रांचिंग। सिम्पोडियल ब्रांचिंग में जो इसकी मोटी शाखाएं हैं उनके नंबर के आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा है, एकल शाखी, द्विशाखी और बहुल शाखी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एकल शाखी। अब एकल शाखी को भी हमने जो है 2 भागों में बांट दिया है। पहला है स्कॉर्पोइड साइमोस ब्रांचिंग। ये जो है स्कॉर्पोइड साइमोस ब्रांचिंग है। प्रत्येक पर्व से संबंध इन पौधों में प्रत्येक पर्व संधि से उत्पन्न होने वाली शाखाएं दाईं और बाईं और एकांतर क्रम में विकसित होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दाईं और बाईं एकांतर क्रम में है। और इसको हम, क्योंकि ये सिम्पोडियल ब्रांचिंग का ही प्रकार है, इसी का दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे हेलिकोइड, आगे पढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये भी कौन सा है, स्कॉर्पोइड है, ये वाला भी जो जिगजैग दिखता है, अंगूर इसका उदाहरण है। अब दूसरा जो है इसी का हिस्सा, किसका हिस्सा, एकल शाखी सहसीमाक्ष का, हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग। इसमें क्या होता है कि इन पौधों के अक्ष में शाखाएं केवल एक और ही उत्पन्न होती हैं और एक कुंडल जैसी संरचना बना देती हैं। इसे सूडोपोडियम कहते हैं। इस प्रकार मुख्य अक्ष पर शाखाएं मतलब एक ही तरफ से निकलती हुई दिखाई देती हैं। और यहाँ पर भी सूडोपोडियम एक प्रकार का सिम्पोडियल एक्सेस है जिसमें प्रत्येक पर्ण की सम्मुख शाखा उत्पन्न होती है। यहाँ से समझें आप, ये देखिए आप, ये देखिए, ये पूरी की पूरी ब्रांचिंग पैटर्न कौन सा है, हेलिकोइड। इस तरह से निकलती है ये, इस तरह से। और ये कौन सा है, हेलिकोइड। किसका पार्ट पढ़ रहे हैं हम, एकल शाखी सहसीमाक्ष का। ठीक है, अब एकल शाखी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, बाइपैरस साइमोस, यानी कि 2 निकलती हैं इस प्रकार के शाखन में। पर्व संधि से प्राय 2 शाखाएं निकलती हैं। शीर्षस्थ कलिका अल्पजीवी होती है और शीघ्र नष्ट हो जाती है, और इस कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मुख्य अक्ष 2 भागों में विभक्त हो गए। ये देखिए, ये यहाँ से 2 भागों में विभाजित हुई, 1 और 2, फिर ये एक चली, ये 2 भागों में विभाजित, तो ये 2 भागों में, ये इस तरह से 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। और ऐसा लगता है कि जो मेन स्टेम है 2 भागों में विभाजित हो गया है। और है क्या था, सहसीमाक्षी, इसलिए एपिकल बड तो कुछ समय बाद कार्य होना बंद कर देगी। और किसी की भी इसकी होगी तो ये इसकी, जैसे एपिकल हुई तो ये यहाँ पे काम करना बंद कर देगी, एक्टिविटीज़ की कम हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, बाइपैरस साइमोस ब्रांचिंग। तीसरे लास्ट जो है वो है मल्टीपैरस साइमोस ब्रांचिंग। नाम से ही स्पष्ट है कि पर्व संधि से 2 या 2 से अधिक ब्रांच निकलती हैं। इस तरह से देख लो, नीरियम इसका उदाहरण है और इसका उदाहरण क्रोटन है। जो नीरियम होता है, कनेर सामान्य भाषा में कहते हैं, उसमें जो है 3 ब्रांच, बाकी इसका एक उदाहरण क्या है, क्रोटन है। तो इस तरीके से आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करा। ब्रांचिंग पैटर्न किस तरह से होता है और किस तरह से ब्रांचिंग पैटर्न के आधार पर हम प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग श्रेणी में उसको हम रख सकते हैं। तो आज के बाद जब आप अपने आसपास प्लांट देखेंगे तो आप देखें कि हमने जो ये आज जानकारी ली है उसके आधार पर हम अपने आसपास के प्लांट्स को एक कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करें, ताकि हमने जो कुछ भी जाना है उसको हम प्रैक्टिकल करके समझ सकें, ताकि ये भी हम जान सकें, किसी को हम बता भी सकें कि भाई ये जो है प्लांट की जो है ब्रांचिंग पैटर्न इस तरह का है। और इसकी ये भी हमने समझा कि किस तरह से ब्रांच का ओरिजिन होता है और कितनी जो है किस तरह की ब्रांचिंग हो सकती है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही हमने जाना है कि तने का जो है ब्रांचिंग पैटर्न कौन कौन से तरह का हो सकता है। थैंक यू सो मच।